बाकियों को सुनकर अच्छा लगा। यही सब राम कहानी। ओके, सुनिए ध्यान से। गुलाम ये सब वैसे ही नहीं कहा, बहुत लंबी तपस्या के बाद वो इस बात को कहने लायक अपने आप को बनाया। लंबी तपस्या समझते हो? बहुत रिसर्च किया उसने, बहुत ज़्यादा, और बहुत समय लगाने के बाद उसने जाना कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, देखो स्टार्टिंग से शुरू किया है मैंने, इसलिए इसे ध्यान से सुने, जो पहला दिन भी आएगा उसको भी समझ में आएगा। इसीलिए फिजिक्स का तो टेंशन लेना अभी हमें है नहीं, है ना, तो अब कंसंट्रेट इधर वही है। गुलाम ने कहा कि दो आवेश यदि हो, दो डब्बा है, डब्बा में आवेश है, आवेश को हम Q से सूचित करते हैं, दोनों के बीच का दूरी हमने मान लिया R है, तो गुलाम ने कहा कि F सीधा समानुपाती होगा क्या, Q1 Q2, और फिर से F वित्त क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, और समीकरण 1 तथा 2 से क्या जानते हो, F सीधा समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या F बराबर कांस्टेंट लिख देंगे, जो कांस्टेंट हमारा K है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K क्या है, इस K का मान कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है, का मान होता है 9 गुने 10 की पावर 9, ये K का मान होता है, या इसी को कहते हो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट। और ये इप्सिलॉन नोट भी कई बार पूछा है, कितना, 8.85 गुने 10 की पावर -12, और फैराडे पर मीटर लिख लो इसको। कई बार पूछा हुआ दो चीजें। K का मान कितना होता है, एक बार बोलो सारे बच्चे, 9 गुने 10 की पावर 9, एटलीस्ट बोलना तो आना ही चाहिए देख करके। K का मान इतना होता है, और इप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.85 गुने 10 की पावर -12। इसे याद कर लें, ठीक वैसे ही जैसे याद करना है कि आधा किलो में 500 ग्राम होता है, याद है ना सबको? किसी को रटना पड़ता है क्या कि आधा किलो बराबर कितने ग्राम? बोलो 1 किलो बराबर कितने ग्राम? 1000 ग्राम। वैसे ही K बराबर कितना, 9 गुने 10 की पावर 9, और इप्सिलॉन नोट बराबर 8.85 गुने 10 की पावर। बहुत अच्छे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, नीचे लिखे पहले चीज, यदि, नीचे लिखे यदि, जो लिखे थे उसके नीचे, जो बच्चे नए हैं वो लिखे यदि दो आवेश Q1 Q2, यदि दो आवेश Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी R हो। मैंने बोला यदि दो आवेश Q1 Q2 तथा उनके बीच की, टिकी वाला रे ध्यान दो इधर, दो आवेश Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी R हो, तो F सीधा से मतलब ये पूरा यहां से यहां तक आ जाओ, पूरा का पूरा निपटा लो लास्ट तक। बगल वाले में चौक होगा, लेके आ जाओ सत्यम, उस वाले क्लासरूम में बहुत बड़ा सा चौक का डब्बा आया है, लेके आ जाओ, छाप लीजिए इसे, ये फिर ये आ जाइए लास्ट तक। पहले ये फिर ये आ जाइए लास्ट तक। आ गए? अरे आ गए, अच्छा बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखो इस फॉर्मूला को यदि हम ध्यान से देखें, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या को आवेश के लिए रखा हुआ है, दो ठो, एक तो Q1 दूसरा Q2, मतलब कूलम का नियम केवल दो आवेशों के लिए मान्य है। 3 आवेश रहेगा तो 3 को फॉर्मूला ही नहीं है, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ K Q1 Q2 और Q3 नहीं लिखा है ना। तो कूलम का नियम कितने आवेशों के लिए मान्य है, 2। कैसे कैसे पता, फॉर्मूला में ही 2 है, कितना है, तो यदि 3 आवेश रहेगा तो क्या ये फॉर्मूला लागू होगा? नहीं। अरे भाई मोटरसाइकिल पर 5 आदमी नहीं जा सकते ना, फुट काट के 3 जा सकता है, जाता होगा। मैं सुपरमैन की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल इंसान की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब है फॉर्मूला में चूंकि 2 ही है तो 2 आवेश रहेगा तब ना वैल्यू पुट करोगे। यदि 3 रहेगा तो क्या ये फॉर्मूला लागू होगा? नहीं। लिखेंगे कूलम के नियम की सीमाएं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं। पहला सीमा है, पहला नंबर लिखिए, यह केवल 2 आवेशों के लिए मान्य है। लिखें, कूलाम का नियम जो है केवल 2 आवेशों के लिए मान्य। लिखें, यह केवल 2 आवेशों के लिए मान्य है। हाईलाइट करना, यस, सीमाएं हाईलाइट कर लीजिए पूरा। यह केवल 2 आवेशों के लिए मान्य है। पहली बात, 2 से ज्यादा रहेगा तो ये लागू ही नहीं होगा। क्या नहीं लागू होगा? फॉर्मूला। तो आपने पहली बात लिखी होगी, यह केवल 2 आवेशों के लिए मान्य है, पहली बात। दूसरी बात लिखें, कूलाम ने जब फॉर्मूला डिराइव किया था तो केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य था। ये लिखिएगा, यह केवल बिंदुवत आवेश के लिए मान्य है। यह केवल बिंदुवत आवेशों के लिए मान्य है। बिंदुवत का मतलब समझते हो? तन्नी को आवेश रहेगा उसके लिए मान्य। घर में आवेश दे देंगे तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो यह केवल 2 आवेशों के लिए मान्य है, यह केवल बिंदुवत आवेशों के लिए मान्य है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा थी कि इसमें केवल रुके हुए आवेश से संबंधित गुणों और नियमों का अध्ययन करते हैं, इसलिए यह केवल किसके लिए मान्य है? रुके हुए आवेश। चलेगा आवेश तो मान्य, यह केवल रुके हुए आवेश के लिए मान्य। लिखो, यह केवल रुके हुए आवेशों के लिए मान्य है। यह केवल रुके हुए आवेशों के लिए मान्य है। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एप्सिलॉन नोट लिखे हैं ना, ये परावैद्युतता है। क्या है? या इसी को विद्युतशीलता कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विद्युतशीलता। अच्छा, शीतलता समझते हो? शीतल से रफ्तार घटेगा कि बढ़ेगा? कहता है ना भाई, ठंड रख ठंड रख। जैसे तुम झगड़ा करने जाते हो तो क्या कहता है? क्या बोलता है कि पूरा गर्मी में आ जाओ कि ठंडा रखो? ठंडा रखो, होश में रहो। हाँ, तो शीतल, शील गुण जो धर्म है, इसका मतलब होता है कि आप में ज्यादा कैरेक्टर है अच्छा वाला, है ना, शीलवान, गुणवान। तो शील का मतलब होता है ठंड रखना, शीतल से तात्पर्य इसका। तो इसमें ये क्या करेगा ना, विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। विद्युतशीलता की परिभाषा होती है कि किसी पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करने की जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। लिखिए, विद्युतशीलता, बस लिखकर डैश लिखिए, विद्युतशीलता या परावैद्युतता, इसी को दोनों चीजें कहते हैं, परावैद्युतता या विद्युतशीलता। परावैद्युतता। लिखिए, किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ से या लिखो ना, ऐसे लिखो, किसी पदार्थ का वह गुण, किसका लिख रहे हैं परिभाषा? परावैद्युतता या विद्युतशीलता का। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। मैंने कहा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, विद्युतशीलता कहलाता है। विद्युतशीलता कहलाता है। भाई, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है? विद्युतशीलता। अभी जब छुट्टी होगा तो मैं पूछूंगा तुम लोगों से, बताइए विद्युतशीलता किसे कहते हैं? तो क्या कहिएगा? वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह का विरोध कर। समझ लो बात को, वरना रटना मारना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन इसे इप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। इप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन, गोल वाला ई है। क्या पढ़ते हैं? इप्सिलॉन। ओ का उल्टा है ये, और उल्टा करके लिखते हैं बचपन में। इसे इप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। ठीक है, विद्युतशीलता को हम इप्सिलॉन से सूचित करते हैं। 2-3-4 चीज है, लिख लो। इसका SI मात्रक फैराड पर मीटर या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसका बीमा एक बार पूछा था, बीमा हो जाएगा A²T² बाई MLT-2 और L²। ऊपर लेके चल जाओ,
m-1 L3 t की पावर 4 और a की पावर 2 ये होता है। लिखो इसका बीमा ये होता है। सारा का सारा पूछा जाने वाला है। अरे -3 ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक। माइनस को तू ही करेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस नहीं होगा। अरे बीमा ये होता है, लिख लिया। SI मात्रा क्या होगा? फैराडे पर मीटर। क्या होगा? और बीमा ये। चलिए अब लिखे आपेक्षिक परावैद्युतता। टाइम बताएगा कोई मुझे? 20। आपेक्षिक परावैद्युतता लिखो, अंतिम बात। आपेक्षिक परावैद्युतता लिखिए, लिखेंगे माध्यम की परावैद्युतता तथा, लिखे आपेक्षिक परावैद्युतता लिखकर लिखे माध्यम की परावैद्युतता तथा निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात को, माध्यम की परावैद्युतता तथा निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। बस बात खत्म, पैसा हजम। बोलो क्या पढ़ रहे थे उसमें, ऑप्टिक्स में? इसे आज ही मैं सुनूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत कम सी बात है, बहुत कम सी बात को मैं बहुत कम देर में सुन लूंगा आज ही। सारे बच्चों से आज मैं सुनने वाला हूं, टाइम वही है। कल नहीं सुने थे ना? कल सुने थे, तुमको पता नहीं है। 50-55 बच्चा से सुना था मैंने कल, बचा हुआ 100 से और 50-55 मिला करके 150 से आज सुनूंगा। बोलिए क्या पढ़े थे कल? और आज बोल हो रहिएगा नहीं कि हमको भूख लगा है, पेट में चूहा कूद रहा है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। अरे इस क्वेश्चन को तेल लेने भेज दो ना, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कल MSc लेवल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिना मतलब का दिमाग लगा रहा है। जिससे बन गया खुश रहो, नहीं बना और ज्यादा खुश रहो कि 12वां तो पास पक्का कर जाएगा। और जिससे बन गया वो खुश हो कि MSc पास हो गया अभी। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अरे भाई मैं जो कल बताया था ना परावर्तन कोण, पहला वाला, 2 वाला परावर्तन है ही नहीं 12वीं में। मैं तो कल खुश हो रहा था इसीलिए क्वेश्चन करवा दिया। 2 परावर्तन होने वाला क्वेश्चन 12वीं में है ही नहीं, केवल 1 परावर्तन पढ़ना है आपको। और 1 परावर्तन पढ़ लिया ना? हाँ, 2 में सिर्फ अपवर्तन पढ़ना है, वो भी एक जगह केवल जहां प्रिज्म है। तो निश्चिंत रहें। वैसे आप ज्यादा खुश हो रहे हैं तो मैं बना देता हूं, ऐसा थोड़ी है कि मुझे नहीं आ रहा है। लाइए, ऐसा तो है नहीं, ऐसा ही है। अरे जब यदि नहीं है भी आ रहा होगा, घर से देख के आऊंगा ना, रट्टा मारते हुए आऊंगा कि आके बता दूंगा। टेंशन ना लो इसके लिए, बिल्कुल रटा हुआ है। 4 साल से इसको बना रहा हूं, तो भूलने का कोई सवाल नहीं है ना। ध्यान दो, ये 30 डिग्री बोला जा रहा है। वह एंगल याद कीजिए जिसकी वजह से प्रकाश अपने पथ पर लौट जाए, यही ना? अच्छा, प्रकाश अपने पथ पर लौटे। एक मुक्का मारूंगा तुझे मैं। प्रकाश अपने पथ पर लौटने के लिए क्या होना चाहिए मुझे बताइए? अरे प्रकाश अपने पथ पर कब लौटता है? जब ऐसे पड़े। सही कहा कि गलत कहा? यानी कि 90 डिग्री पर पड़े तो प्रकाश अपने पथ पर। अरे यार सही कह रहा हूं ना, ध्यान दो इधर। भाई प्रकाश के लौटने के लिए कितना डिग्री कोण? मतलब 90 डिग्री कोण नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री कोण, लंबवत पड़ना चाहिए। तल के साथ यदि लंबवत पड़ जाए तो मेरा काम बन जाए, है ना? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां तो होने वाला है नहीं, बचा नीचे वाला। तो इसको ऐसे बनाएंगे कि नीचा में जाके सीधे ठोक दे इसे। सही है? अरे सही है ना? अच्छा, सीधा ठोकने के लिए समझिए, यदि सीधा ठोकना है तो ये 90 डिग्री। अरे यार सही कह रहा हूं ना? अच्छा ये 90 तो ये कितने? तो बताओ, ये 90 है, ये 30 है, तो कितना होना चाहिए? तब ना एक त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 पुड़ेगा। बोलो बोलो यार, ये 90 है तो ये भी 90, 90 30 कितना चल रहा है आजकल? 120। 120 ना होता है रे, कल तक तो वही हो रहा था। उसमें कितना जोड़े? 60, ताकि 180 पुड़ जाए। तो ये बचा 60। जैसे ये 60 हुआ मेरी आंखें चमक उठी कि ये कितना? 60। अरे भैया ये 90 डिग्री है ना इस पर। अरे अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। तल के लंबवत होता है 90 डिग्री कोण, तो 60, तो ये कितना? 30।
कितना 30। अच्छा ये 30 तो ये कितना 30। काहेला आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। हमें ये थीटा चाहिए था। ऐसे ही 60 तो 60 पहले से पता था, लेकिन चलो मैंने बहुत बढ़िया से छुआ कान। तो 60 और 30 90। तो वैसे ही 30 है तो कितना होना चाहिए 60। आंसर आ गया। यह से नहीं बना। कितने लोग बना के लाए थे हाथ खड़ा करें। यही लोग वॉलंटियर हैं, बाकी सब लोग जो है हाँ वो पता नहीं क्या है। मतलब ये सब MSc पास है, जो नहीं बना के लाए हैं 12वीं में फर्स्ट डिवीजन से बढ़िया से निकल चुके हैं। 99 नंबर ले आए फिजिक्स में। चलिए बना लिए। अगली हेडिंग है, मिटा दिया हूं मैं। मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं। अरे 2 जगह बस तुम बनाओगे और आंसर आ जाएगा। अगली हेडिंग है विचलन। नाम सुना है? अरे नाम सुना है? विचलन का नाम सुना है? घर से चला कोचिंग पर, रास्ते में चला गया सिनेमा हॉल, इसी को बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन। कहते हैं ना पथ से विचलित हो जाना। आपका पथ है कोचिंग जाना, रास्ते में बिल्कुल 32 नंबर से इधर की जगह उधर मुड़ गए। बगल में कुमार टॉकीज है, वहां लगा हुआ है कोई मूवी है ना, आस्तीन का सांप। मिटा रहा हूं इसे मैं। क्या लगा हुआ है? आशिक आवारा। आशिक आवारा वही जो भी है, तो वही देखने के लिए जो आप निकल पड़े, तो इसी को क्या बोलते हैं? विचलन। हुआ क्या काम? आप अपने रास्ते से भटक गए, यही ना? अबे सही कह रहा हूं ना? आप चले घर से वहां के लिए और रास्ते से भटकना, यही विचलन है। यानी कि प्रकाश भी या दुनिया का कोई भी चीज ऐसा काम करेगा उसको विचलन कहेंगे। रे बालिका रामलाली ध्यान दो इधर। यदि कोई आदमी ऐसा काम करेगा तो बोलेंगे आदमी विचलित हो गया है। ठीक उसी प्रकार यदि प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाए, इधर उधर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? विचलन। लिखे प्रकाश का विचलन लिखकर डैश लिखकर लिखिए। प्रकाश का, प्रकाश का अपने पथ से, मतलब रास्ते से, प्रकाश का अपने पथ से मुड़ने की घटना को, प्रकाश का अपने पथ से मुड़ने की घटना को विचलन कहते हैं। प्रकाश का अपने पथ से मुड़ने की घटना को विचलन कहते हैं। प्रकाश का अपने पथ से मुड़ने की घटना को विचलन कहते हैं। क्लियर हुआ? विचलन समझ में सबको आ गया होगा। चलिए देखिए, मान लो ये है हमारा दर्पण। समझिए ध्यान से। कैसे समझेंगे? ध्यान से। देखो ये प्रकाश की किरण आई, आ रही थी, अच्छी बात है। कष्ट तो तब हुआ, ये नॉर्मल है। जब इसको निकलना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन बीच में दर्पण आ गया और दर्पण ने प्रकाश के पथ को मोड़ दिया, बेचारा चला गया ऐसे। क्या यही होता है रियल में? प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे। यही हमारा हो गया विचलन। क्या हो गया? विचलन। विचलन को विद्यार्थियों सूचित करते हैं डेल्टा से। किससे? डेल्टा। डेल्टा को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? लिखिए नीचे तीर मार के, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। इसे डेल्टा से सूचित, डेल्टा डॉय का डेल और टाना मत लिखना, ऐसे डेल्टा होता है। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है, ऐसे वाला। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? इसे डेल्टा से 8 नहीं, आधा 8, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। ओके? किसे? अरे किसे रे? विचलन को। बड़ा अच्छा पूछूंगा, विचलन को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ याद है। आ गया ना? इसकी 2 दिशाएं होती हैं। किसकी? विचलन की। एक होता है घड़ी के दिशा में और दूसरा होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। बुझे? कितनी दिशाएं? 2। घड़ी के घूमने की दिशा में और एक दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। आंखों से देखें तो यहाँ घड़ी के घूमने की दिशा है कि विपरीत दिशा?
देखो देखो ध्यान से, ऐसे जाना चाहिए था, मुड़ा है ऐसे घूमना हुआ इसको, तो कहते नहीं 5 बज रहा था, आगे 3 बजा फिर 2 बजा, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है ना। देखो इसकी 2 दिशाएं होती हैं, किसकी? विचलन की। आंटी और अंकल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसकी 2 दिशाएं होती हैं, ACW और CW। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरा मजा आएगा, एक बढ़िया सा फॉर्मूला देने वाला हूँ आपको। देखो कितना आसानी से आंसर निकालोगे, तुमको खुद पता नहीं चलेगा। चलो ये बताओ, क्या आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को? क्या बात है, कितने मजेदार बच्चे हैं। बताइए, हमको विचलन निकालना है, क्या यही विचलन है? तो मैं लिखूंगा डेल्टा बराबर है, देखो डेल्टा ये जो है बराबर है, क्या ये रेखा पर जितने कोण बना 100 घटा आर जोड़ आए। एक बार देख लो फिर से, यहाँ मुझे निकालना क्या है ये, तो मैं क्या करता हूं, टोटल जितना रेखा पर बनता है वो कितने बनता है 180 माइनस कौन कौन आई जोड़ आर। क्या मैंने सही लिखा? अरे यार सही लिखा। अब दुर्भाग्य से आई और आर बराबर होता है, कैसे पता? प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं, आई और आर बराबर है। और 180 को हम आजकल पाई लिखा करते हैं, पाई का मान 180 तो होता है। अरे सही लिखा कि गलत रही? और आई और आर चूंकि बराबर है तो मैं लिख दूं 2i, तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2i। वो नीचे लिखे डेल्टा बराबर यही है, डायग्राम के साथ पूरा लिख लीजिए। इस प्रकार डायग्राम बनाते हुए इस प्रकार लिख लीजिए। हाँ डायग्राम बना, हाँ वहां से वहां चले। हटाने को तो सब कुछ हटा दूं मैं, सब मोह माया ही तो है। यहाँ ना तो उधर टुसक जाओ, तुमको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? उसमें से टिप लेना तुम, कितनी अच्छी बच्ची है, उसको दिख रहा है सब कुछ, उसकी आंखों से देखो। मुझसे धक्का पड़ेगा नहीं होगा रे, बहुत भारी है, बाजुओं में फौलादी ताकतें जो थी वो खत्म हो चुकी है। अरे खा के आने से थोड़ी कुछ होता है भाई, तुम कितना भी खा लेगा तो क्या कर लेगा बता, घर को उठा लेगा? तुम सुपरमैन है भाई, कुछ भी कर सकता है। अब दिख रहा है? बहुत अच्छे। मुझे गिरने का खतरा लग रहा है, यहाँ पे गिर सकता है। अरे भाई बहुत ताकत लग रहा है इसमें। चलो अच्छा है। अब छाप लिया रे, रफ्तार में छापो बिल्कुल पागलों की तरह। हो गया रे? अरे एक जोक याद आ रहा है, वो मैंने कहा ना पागलों की तरह, उसमें नहीं है एक जोक जिसमें एक बच्चा जो है टीचर से पढ़ रहा होता है, तो टीचर बिल्कुल अजीब बिहेवियर करता है बच्चे के साथ, अजीब अजीब तरह का काम करता रहता है। तो बोलता है बताओ, है ना क्वेश्चन, अजीब अजीब क्वेश्चन, बताओ मेरा उम्र कितना है? तो बच्चा बोलता है सर 40 साल। टीचर सदमे में आ जाता है कि भाई कैसे बता दिया, इसको कैसे पता मेरा उम्र? तो कहता है जो कैसे 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 पता तुम्हें?
बोलता है नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, आप ही की जैसे मेरे घर में भी है, वो आधे पागल है, उनका उम्र 20 साल है। समझ गए? और क्वेश्चन क्या था पता है? क्वेश्चन था बताओ तुम्हारे पास, मैंने 2 आम तुमको दिए, तुम्हारे पास कितने आम है? तो बच्चा बोलता है 3। बोलता है अबे ये लो 1, लो फिर से दिया 1, अब बोलो कितने आम? बोलता है सर 3 आम। बोलता है गजब यार, चलो ठीक है, ये लो 1 कलम, फिर से दिया 1 कलम, बताओ कितने कलम? तो बच्चा बोलता है सर 2 कलम। बोलता है हाँ सही कहा, फिर से आम लो, ये लो 1 आम, ये लो दूसरा आम, बोलो कितने बेटे आम? तो बोलता है सर 3 आम। बोलता चुप बुड़बक कहीं का, जब 1 कलम और 1 कलम 2 कलम हो रहा है तो 1 आम और 1 आम 3 आम कैसे? बोलता है अरे सर 1 आम मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं? हम विचलन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? विचलन। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, क्या करें? ध्यान दें। अगेन बोल रहा हूं बच्चों, बात करोगे बहुत फायदे में रहोगे, इसलिए दबा के बात करो। लिखो निम्न प्रश्नों में विचलन ज्ञात करें। अरे नालायकों, क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित प्रश्नों में विचलन ज्ञात करें। सब में विचलन निकालना है, बस 4 क्वेश्चन, एक और ले लो। क्या हुआ? क्या हुआ रे? कुछ तो हुआ ही होगा। चलो पहला प्रश्न बनाता हूं मैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो तो ध्यान से, रे सोनम क्या बात कर रही है तू? ध्यान से इधर देखो, कैसे करके हम प्रश्न का उत्तर निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रश्न में निकालना क्या है। तो हमें क्या निकालना है? विचलन। हम देख लेते हैं कैसे कैसे, चूंकि डायग्राम बनाना बेहद आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि कहीं 2 बार हो जाए, कहीं 3 बार हो जाए, वो डिपेंड करता है कि भाई कितनी बार हो रहा है। देखो ध्यान से, तो ये इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर की ओर जा रही है, यही ना हो रही है? इधर की ओर आ रही है, इधर की ओर जा रही है। आने वाली प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आ रही है और ऐसे करके गई, तो क्या यही विचलन हुआ? ये हुआ रे? अच्छा, तो यहाँ क्या लिख सकते हो? डेल्टा बराबर पाई माइनस 2i। अब चलो बताओ मुझे, पाई का मान कितना? 180 माइनस 2 आई का मान कितना? 30, कर लो गुना। तो 180 में से 60 गया, कितना रे? 120। लिख दो 120 डिग्री, आंसर आ गया। कितना आसान है ना? बहुत आसान। चलो यहां बताओ डेल्टा क्या निकालूं? बोलो क्या लिखूं? पाई माइनस, अरे बोलो ना रे, यहां आई कितने? आई कितना? 60 की 30,
आपको ये नहीं निकालना, देखो क्या फॉर्मूला में आई है, फॉर्मूला में क्या है आई, हमें आई निकालना। आई कितना होगा, तो भाई साहब ये 30 तो ये कितना 60, कैसे पता कैसे पता कैसे पता, टोटल 90, 30 है तो 60 बच गया, लिखोगे 180 घट्टो 2 गुनो 60, 60 दूनी कितनो हो रहा हो 180 घटो कितनो 120, कितना डिग्री 60 डिग्री आंसर। चलो यहाँ बताओ, मजा आ गया बस ये क्वेश्चन देख करके ही। लिखने वाले बच्चों और बच्चियों ध्यान दीजिए कृपया यहाँ पर, वरना बाद में फिर से मुझे मिलेंगे खोपचे में बाहर कि सर बताइए कैसे हुआ। लिखना बाद की बात है, पहले समझते हैं। बताइए यहाँ पर पहले बताओ मुझे आई कितना, हाँ कल ही तो निकाले हैं, तो डेल्टा लिखोगे पाई माइनस 2i, आई बेचारा 0 है, बच गया 180 है घटा 0 कितना 180। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, यहाँ से डबल रिफ्लेक्शन है, यहाँ से हमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो बताओ, क्या ऐसे आई, ऐसे गई और फिर ऐसे गई, ऐसे मैं देख करके कह सकता हूं कि कितना विचलन है। आया जैसे है, जैसे देखो यहाँ आया था ऊपर लौट गया था, कितना का विचलन 180, यहाँ भी 180 होने वाला है, देखना है कैसे, क्योंकि देखो आया ऐसे गया ऊपर है, उल्टा डिग्री नहीं हो गया है, अब जिधर आ रहा था उधर चल गया, कितना डिग्री 180 नहीं होता है। देखते हैं ध्यान से देखो, बोलो यहाँ पर आई का मान कितना, बोलो 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 बोलो, तो एक बार विचलन यहाँ हुआ है जिसको हम डेल्टा 1 कह रहे हैं, कोई दिक्कत? अरे यार ऐसे आया, पहला बार यहाँ मुड़ा, जैसे कि तुम लोग मुड़ता होगा, घर से चला माइंड मेकअप था कि कोचिंग जाना है, पहला विचलन हुआ कि जाना है चलो भाई सिनेमा देखने, ठीक है, पहला विचलन वहां पर हुआ, मुड़ गया 90 डिग्री सिनेमा हॉल की तरफ, वहां से सिनेमा हॉल पर गया तो देखा कि भाई पूरा का पूरा सीट फुल है, क्या है सीट फुल है। अब माइंड में चल रहा है कि भाई कोचिंग बंक कर चुके हैं, जेबी में पैसा है ये है, चलो चलते हैं कोजी स्वीट्स एंड चाट में, दबा के खाएंगे बढ़िया से छोले भटूरे। हाँ तो समझ ही रहे, तो 2 बार हुआ ना विचलन, वही है, पहला बार यहाँ पर और दूसरा इसको यहाँ से जाना चाहिए था सीधा, लेकिन गया फिर से टेढ़ा, तो क्या दूसरा विचलन यहाँ हुआ है, तो डेल्टा 2 कहोगे। जो विचलन हो रहा है जहां किरण नहीं जा रहा है वहां डॉटेड लाइन बनाएंगे, इस डॉटेड का मतलब है इधर किरण नहीं गया, जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। चलिए तो डेल्टा, अब हमको सब कौन चाहिए, सारा का सारा आई चाहिए हमें। चलो यहाँ का आई कितने डिग्री निकल गया, अच्छा ई 60 तो ये भी, ई 60 तो ये 30, ई 30 तो ई 60, तब ना 60 30 90 रे, और 90 90 120, 60 तो ई 30 तो ई, क्या हमें यही 30 चाहिए था। चलो डेल्टा 1 निकालो, बोलो डेल्टा 1 के लिए फॉर्मूला, पाई माइनस पाई का मान 180 माइनस 2 आई का मान, बोलो 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 60, 60 दूनी कितना चल रहा है आजकल 180 घटो 120 कितना हुआ 60 डिग्री। चलो डेल्टा 2 बोलो, वही तो फॉर्मूला एक ही तो है, पाई माइनस, चलो पाई का मान माइनस 2 आई का मान, बोलो ना रे, 30 दूनी 60, 180 में से 60 गया 120, इसलिए डेल्टा नेट बोलो कितना लिखूं, डेल्टा नेट बराबर बोलो ना रे, कितने कितने जोड़ेंगे 60 जोड़ 60 120 कितना चल रहा है आजकल 180 डिग्री आंसर। छाप लो इसको, HW में डाल लो, बात खत्म, पैसा आ जाओ। छाप लिया, छापो रफ्तार में पागलों की तरह, हो गया ना। बहुत अच्छा, 1 मिनट बता दो मुझे, समझ में आया ना? कुछ नहीं, कुछ यहाँ कह रहा है। एक क्वेश्चन जो है तुरंत अभी अपने से बनाओ तो खुद से, मैं उसको बनाऊंगा भी नहीं, बस मुझे आंसर सब बच्चा बताएगा, सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, नोट लिखेंगे बाद में, नोट गया नोट लेने। चलो बताओ कितना होगा इसका आंसर, सब बच्चे बनाने हैं, सबको बस बनाइए सब लोग। बेहद ही आसान प्रश्न दिया है मैंने,
बनाओ सारे लोग, बनाओ सारे लोग, बनाओ। देखो कि 300 आ गया। बनाओ बनाओ, आंसर बताओ। 90। ये गजब गजब लग रहा है कि अब बिल्कुल राजस्थानी सब हो रहे हो। चलो देखो, चलो देख लो, ध्यान दो इधर। तो हम 2 नोट्स करने वाले हैं, ध्यान देते हैं। जैसे मान लो नीचे वाला पूरा का पूरा क्या है, मिरर है, दर्पण है। ओके, नीचे वाला पूरा का पूरा क्या है, दर्पण। यहां से टॉर्च जलाओगे तो क्या ऐसे जलाए, देखो ध्यान से देखना। यहां से आपने टॉर्च जलाई, ये टॉर्च है, तो क्या ये वाला इधर चला जाएगा? अरे वापस टकरा के ऊपर ही जाएगा। अच्छा अच्छा, यदि मैं टॉर्च को इधर मुड़ाऊं तो ये वाला इधर मुड़ेगा या इधर? मतलब नंबर 1 वाला आंसर होगा कि नंबर 2 वाला? मैंने बोला ध्यान यहां देना है। टॉर्च दिख रहा है, ये टॉर्च है। मैं इसको टॉर्च जला रहा हूं और टॉर्च जला करके उसके बाद इसको मूव कर रहा हूं, घुमा रहा हूं ऊपर की तरफ। किधर की तरफ? तो बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण है, ये है परावर्तित किरण। तो बताना है आपको कि बताइए इस परावर्तित किरण के बारे में आपका क्या ख्याल है? किधर जाएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? फिर से, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? जब इसको मैं उधर मुड़ाऊंगा तो ये नीचे की ऊपर? ऊपर। सही कहा कि नहीं? कि यदि नीचे लग रहा है तो जरा सोचिए कि जब मैं ऐसे कर करके सीधा सीधा हो जाऊंगा, मतलब यहां से आएगा, तो क्या जिधर प्रकाश जा रहा है उधर वापस चल जाएगा? तो ये जब वापस आ रहा होगा, सीधा हो रहा होगा, तब ना ऐसा होगा। और दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यदि ये शुरू में 60 था तो भी 60, यदि ये 30 हो गया तो घट करके इसको भी कितना होना पड़ेगा? 30। और 30 होने के लिए दोनों को एक ही दिशा में मुड़ना पड़ेगा, मतलब जिधर ये मुड़ रहा है उधर ये कम भी होना पड़ेगा। क्या बात सही है? अब देखो, ये घूम रहा है इधर, इधर बोले तो 11 के बाद बचेगा कितना? 12। और ये घूम रहा है इधर, मतलब 1 के बाद, सॉरी 2 के बाद कितना बचा? 1, और फिर बचेगा 12। क्लियर है मेरे कहने का मतलब? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जिधर मेरा आपतित किरण मुड़ेगा उसके विपरीत दिशा में परावर्तित किरण मुड़ेगा, लेकिन एंगल दोनों का क्या होगा? सेम। देखो, यदि ऐसे लिखो, हेडिंग लिखो, रोटेशन ऑफ रे, रोटेशन ऑफ रे, किरण का घूर्णन हिंदी में बोलते हैं। नोट का पहला पॉइंट है किरण का घूर्णन। लिखे, रोटेशन ऑफ रे, किरण का घूर्णन। लिखे, किरण का घूर्णन। किरण का घूर्णन। लिखेंगे यदि आपतित किरण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण, मैंने कहा यदि आपतित किरण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण थीटा कोण से विपरीत दिशा में घूम जाती है। तो परावर्तित किरण थीटा कोण से विपरीत दिशा में घूम जाती है। तो परावर्तित किरण थीटा कोण से विपरीत दिशा में घूम जाती है। लिख लिया? चलो अब देखो,
अब जानेंगे हम रोटेशन ऑफ मिरर। मिरर को रोटेट कर देते हैं, लिख लो हेडिंग, दूसरा नंबर नोट कर, दूसरा पॉइंट, रोटेशन ऑफ मिरर, दर्पण का घूर्णन, दर्पण का घूर्णन लिखें। दर्पण का घूर्णन लिख लिया, ओके ओके। दर्पण का घूर्णन, अब देखो यदि हम क्या कर दें, ध्यान से देखिए, ये हमारा दर्पण है, हम क्या करते हैं, अब दर्पण ही को घुमाएंगे, मिरर को, वो उसको, किसको, किरण को छोड़ देते हैं। ये किरण आ रही है, इसको छोड़ दिया हमने, हमने क्या किया, दर्पण को ही घुमा दिया। मान लो इधर, किधर घुमा दिया, इधर। ध्यान से देखना, खाली देखो और समझो बात को। मैंने घुमा दिया इसको इधर की तरफ थीटा कोण से, देखो दर्पण अब ऐसे बन गया। अब ये हमारा दर्पण का नया पार्ट है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा, तो बात आपके दिमाग में घुस जाएगी, अन्यथा पता नहीं कहां जाएगी। मैंने ऐसा बना दिया है कि पूछो मत। मैंने कहा है हेडिंग क्या, दर्पण का घूर्णन। मैं बस इसके प्रूफ पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं क्या हो रहा है और मैं लिखवा दूंगा, बस ध्यान से देखें। ये मेरा दर्पण था स्टेट, इनिशियल स्टेज में, ये इसका लंब था। लंब होता है क्या, दर्पण के तल के लंबवत, तो ये हमारा लंब हो गया। दूसरा स्टेज में ये मेरा दर्पण है, फिर से मैंने वही काम किया, दूसरा स्टेज के दूसरा कलर चाहिए मुझे। चलो ये रहा, ये मेरा दूसरा स्टेज का दर्पण है। मैंने दर्पण को घुमा दिया है, कितना डिग्री से, थीटा से। चलो ध्यान से देखो, तो क्या इसका अविलंब भी ये हो जाएगा, क्योंकि अविलंब तो दर्पण के तल के लंबवत होता है। ध्यान दीजिए, नोट लिखाऊंगा, बात खत्म हो जाएगा। बात देखना, जरा पकड़ के रखना बात को, वरना स्लिप होने का डर है। ये रही प्रकाश की आपतित किरण, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये रही क्या, आपतित किरण, आने वाली किरण है ये। और ये रही किस पर पड़ी है, ब्लू वाले पर। और ये रही परावर्तित किरण, जितना कौन से आया उतना ही कौन से चला गया। क्लियर है? अच्छा अच्छा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने दर्पण को घुमाया किससे, थीटा से। तो नॉर्मल कितना से घुमा होगा, थीटा से। कैसे पता, तो भाई जितना ये घुमा उतना ही नहीं ये भी नॉर्मल घुमा होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। ऐसे पहले ऐसे था, ऐसे घूम गया, जितना ही उतना ही ये भी थीटा है। अब जरा सोचो, क्या अब आपको लग रहा है कि जब मैं इसको घुमा दिया तो आपतन कोण बढ़ गया होगा, बढ़ा होगा ना, कि नहीं बढ़ा होगा? ध्यान दो इधर कालू, यदि मैंने थोड़ा सा घुमाया तो आपतन कोण, अरे आपतन कोण बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना रे, शुरू में आपतन कोण कितना था, केवल इतना, जो कि आई है। अब बाद में कितना, आई जोड़ थीटा हो गया। बोलो 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 बोलो, अरे बाद में कितना हो गया, यानी कि आपतन कोण बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये यदि नॉर्मल है तो इसके लिए परावर्तन कोण भी बढ़ा होगा ना। सेम दिशा में कि विपरीत दिशा में? आपने घुमाया है इधर और देखो किरण भी गया है इधर, इधर गया है, शुरू वाला ये है, बाद में ये है। यानी कि जब आप मिरर को मुड़ाते हैं, जब आप मिरर को घुमाते हैं, तो परावर्तित किरण भी उसी दिशा में घूम जाती है, लेकिन एंगल हो जाता है दुगुना। थीटा से घुमाओगे तो 2 थीटा से परावर्तित किरण घूमेगा। लिखो, प्रूफ कहोगे दे दूंगा, बिना मतलब का बकवास प्रूफ है। कहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, तुरंत 1 मिनट का है। लिखेंगे, क्या लिख रहे थे हम? दर्पण का घूर्णन लिखेंगे, इसी से प्रूफ निकल जाएगा। इसमें सब कुछ है, बस क्या है कि थोड़ा सा बकवास टाइप का। क्या लिख रहे थे हम? जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया तो परावर्तित किरण समान दिशा में, तो परावर्तित किरण समान दिशा में 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो परावर्तित किरण समान दिशा में 2 थीटा कोण से घूम जाती है।
ऑब्जेक्टिव सीधे आएगा इस पर। बताइए 10 डिग्री से मिरर को घुमाए तो बताइए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूमेगा? 20 डिग्री से। बस सीधे यही पूछेगा। यदि क्लॉकवाइज घुमाए हो तो परावर्तित किरण भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि मिरर को सॉरी यदि किरण को क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, यदि किरण को घड़ी की दिशा में 30 डिग्री घुमाया जाए, यदि किरण को घड़ी की दिशा में 30 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण के घुमाव की दिशा होगी। तो परावर्तित किरण के घुमाव की दिशा तथा मान होगा। तो परावर्तित किरण के घुमाव की दिशा तथा मान होगा। तो परावर्तित किरण के घुमाव की दिशा तथा मान होगा। कितना होगा बोलो? तो यदि घड़ी की घूमने की दिशा में घुमाए हो आपतित किरण को तो परावर्तित किरण घूमेगा उसी दिशा में कि विपरीत दिशा में? अभी पढ़े हैं किसका? किरण का घुमाव। देखो तो किरण का घूर्णन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? उसमें जिधर किरण घुमाते हो क्या परावर्तित किरण उधर घूमता है? तो अभी तो बोल रहे थे उसी दिशा में घूमेगा। परावर्तित किरण किस दिशा में? विपरीत दिशा में। याद रखिएगा, यहाँ पर फंस जाइएगा आप लोग। जब दर्पण को घुमाएंगे, जैसे देखिए वहां से प्रकाश आ रहा है, मैं दर्पण को जिधर घुमाऊंगा ना परावर्तित किरण उधर घूमेगा। आप खुद से ट्राई करके देख लो ना। जैसे देखो वहां से प्रकाश की किरण आ रही है, मेरा यहाँ पर दर्पण है, मैं यदि इसको इधर घुमाऊंगा, पहले परावर्तित किरण यहाँ जा रहा था, यदि मैं इसको इधर घुमा दूं तो कहाँ जाएगा? यहाँ। दर्पण जिधर घुमाओगे परावर्तित किरण उधर घूमेगा, लेकिन दुगुना से। और किरण जिधर घुमाओगे परावर्तित किरण उतना ही से घूमेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। क्या दोनों बातें समझ में नहीं आई? अरे बहुत छोटी सी बात है भाई। जब आप दर्पण जिधर घुमाओगे परावर्तित किरण उधर घूमेगा। कितना डिग्री से? 2 गुना से, 2 थीटा से। और किरण जिधर घुमाओगे परावर्तित किरण उल्टा दिशा में घूमेगा। कितना से? उतना ही से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ आंसर बोलो कितना होगा? आंसर तो 30 डिग्री होगा। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्वेश्चन पर हो, घड़ी के घूमने की दिशा में घुमाया गया है कि विपरीत दिशा में? क्वेश्चन में घड़ी के घूमने की दिशा में किरण को घुमाया गया है कि विपरीत दिशा में? घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया गया है, तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। आंसर लिखोगे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आंसर लिखोगे 30 डिग्री। आपके वो बुक में है? किस बुक में? आलोक वाला बुक में सरा हुआ क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है। वो एंटी क्लॉकवाइज का यूज भी नहीं किया गया, बस बोला गया है कि 30 डिग्री से घुमाया गया। बताइए परावर्तित घूमेगा कितना डिग्री से? 30 डिग्री से। और दर्पण के घुमाव के बारे में सोचा भी नहीं है तो, लेकिन हम तब भी पढ़ लिए हैं। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। उपरोक्त प्रश्न में दर्पण को यदि 30 डिग्री से घुमा दिया जाए, उपरोक्त प्रश्न में दर्पण को यदि घुमा दिया जाए, बस लिखो, यदि दर्पण को यदि घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण की घुमाव की दिशा व मान होगा। तो परावर्तित किरण की घुमाव की दिशा व मान होगा। तो परावर्तित किरण की घुमाव की दिशा व मान होगा। चलो बोलो दूसरा का आंसर। 60 डिग्री क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अरे यार समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बन रहा है वो देख रहे हो ना? नोट जो 2 बातें लिखे हैं वहीं से आंसर आ रहा है बस। ओके चलिए, एन के एन प्रकारेण हमने प्रकाश का परावर्तन अच्छे ढंग से खत्म कर लिया। अब हमें जानना है इमेज। नाम सुना है? मोबाइल में देखा होगा। अरे मोबाइल में यही तो लिखल रहता है। क्या लिखा रहता है? इमेज। फोल्डर नहीं बनाता इमेज, वही इमेज की बात। हाँ, जो फोटो होता है, फोटो देखेंगे। अब फोटो देखने से पहले फोटो खींचा जाता है। अच्छा, फोटो खींचते हो आदमी का तो क्या आदमी दिखता है कि जानवर? अच्छा,
फोटो में आदमी रहता, जो जिसका खींचते हो क्या चाहते हो, फोटो वैसा ही दिखे जैसा आदमी है। फोटो जो आपके मोबाइल में रहता है उसको आदमी नहीं कहते, उसको कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। और जिसका खींचते हो वो क्या हो गया? हमारा वस्तु। जिसको खींचते हैं उसको क्या बोलेंगे? वस्तु। और जो खींचा हुआ मोबाइल में है उसको बोलेंगे प्रतिबिंब, जिसका अंग्रेजी होता है इमेज। अंग्रेजी क्या होता है? इमेज। अभी के बाद मोबाइल के बारे में पढ़ना है खाली। मोबाइल में मेगापिक्सल होता है, क्वालिटी होता है 144, 256, 1020, अरे होता है ना, 720, 1080, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। क्यों 144 में जाके ब्लर हो जाता है, फोन अच्छा से नहीं दिखता है, लिपा पुता दिखता है, आंख खराब होगा तो क्या उनका चश्मा कैसे कब लेना है, सब कुछ जानने वाले। पूरा डॉक्टर बनवा के छोड़ूंगा आपको मैं, कम से कम आंख का स्पेशलिस्ट तो बन ही जाओगे। हाँ, अब जरा सोचिए, आप जो फोटो खींचते हो क्या चाहते हैं? जैसा आदमी हो वैसा फोटो हो कि आदमी जो सुंदर? नहीं, हमारा जो जैसे मेरा मोबाइल है 104 मेगापिक्सल कैमरा है ना। अब जरा सोचो, ये क्या करता है ना, आपके मुंह में हल्का सा गड्ढा कहीं पर है ना, उस गड्ढे को भी खींच लेगा ये, तो आपकी फोटो हूबहू आपसे मिलती जुलती होगी। और जिसका मोबाइल का कैमरा का पिक्सल कम होता है, अब मुंह यदि थोड़ा सा कैसा भी है वो फोटो खींचेगा तो वैसा ही, मतलब थोड़ा अच्छा ही आएगा। इसीलिए नहीं देखता है सब स्वीट सेल्फी यूज करता है एप्लीकेशन। हाँ, अब क्या करता है, फोटो को बढ़िया से थोड़ा सा अच्छा बना उना के, है ना, थोड़ा सा लिपा पुती लगा करके, है ना, जबरदस्त बना देता है। तो जरा समझिए इमेज होता क्या है, इमेज की परिभाषा क्या कहोगे आप? इमेज क्या है भाई? जिसका खींचने वैसा दिखने वाला एक आकृति होता है। तो वस्तु की तरह दिखने वाली आकृति को इमेज बोले तो प्रतिबिंब कहते हैं। लिखिए, खा रही है बैठी बैठी। नहीं मतलब नहीं हो जाता, मन सबका चटपटा हो जाता है कि चलो भाई हम भी बैठ के खाएं। एक दिन हम लोग क्या कर रहे थे, फिल्म देख रहे थे, मन कर रहा था मेरा खाने का, लेकिन मैं खा नहीं रहा था। पता है क्यों? अरे सबको खिलाना पड़ता। लिखो, प्रतिबिंब लिखकर डैश लिखे। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या कहोगे? बोलो 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 बोलो। वस्तु की तरह दिखने वाली, लिखो। हाँ रे, प्रतिबिंब का परिभाषा लिख रहे, लिखिए ना। वस्तु की तरह दिखने वाली, प्रतिबिंब लिखकर डैश लिखकर लिखिए। वस्तु की तरह दिखने वाली आकृति को वस्तु की तरह दिखने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु की तरह दिखने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु की तरह दिखने वाली आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है, अब लिखो प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। मोबाइल में फोटो खींचा होगा, अरे खींचा होगा ना, दो प्रकार से फोटो खींचता होगा। एक जब सेल्फी कैमरा का यूज करते हैं तो उसका फोटो अलग आएगा, और रेयर कैमरा का यूज करोगे फोटो अलग आएगा। क्या ये बात सही है? कभी फोटो खींचे हो? जैसे बॉयज लोगों में तो पता नहीं चलेगा, गर्ल्स लोगों में वो नाक का जो कुछ पहनती है नाक में, वो क्या होगा कि जब फोटो सेल्फी से लेंगे तो उनको ठीक ठाक लगता होगा, और जब रेयर कैमरा से लिया जाता है तो उल्टा लगता होगा ना। यदि ऐसा लग रहा है तो ठीक ठाक आपने अपने आप को कभी देखा होगा, अन्यथा देखा ही नहीं होगा कभी, है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक सीधा और दूसरा उल्टा। ठीक है, लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। लिखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं इसको। नंबर 1 काल्पनिक प्रतिबिंब। नंबर 1 है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, और नंबर 2 है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। अंग्रेजी बोलूं कि हिंदी ठीक है? वर्चुअल इमेज
लोग बोलते हैं रियल इमेज। लिख लिया? सबसे पहले लिखो काल्पनिक या इसी को आभासी भी कहते हैं। काल्पनिक या आभासी एक ही बात है। लिखो काल्पनिक प्रतिबिंब। जरा समझते हैं प्रतिबिंब बनता कैसे है, तब ना हम जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब जो भी है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिबिंब बनता है परावर्तित किरणों के। समझिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको 4 नंबर मिलने वाला है। मतलब यदि आपने सिर्फ इस टॉपिक को समझ लिया तो 12वीं एग्जाम में 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। हमें पूछा जाता है बताइए इमेज कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये पूछा जाता है हमसे। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। इमेज बनेगा सदैव परावर्तित किरणों से। किससे बनेगा? परावर्तित किरणों से। अब परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही होगी आपस में तो वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि परावर्तित किरणें काटने का नाटक कर रही होगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि यदि प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में कट रही होगी तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तव में नहीं कट रही होगी, हम कटाने का जबरदस्ती प्रयास किए होंगे तो बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बातें समझ में आई? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बोलो बोलो। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक। और काल्पनिक प्रतिच्छेद से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक। पर लिखो वास्तव, पहले लिखो काल्पनिक ना, काल्पनिक लिखो डैश लिखो, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखकर डैश लिखिए। लिखिए परावर्तित किरणों के काल्पनिक प्रतिबिंब लिखकर डैश लिखिए। परावर्तित किरणों के काल्पनिक प्रतिच्छेद से, काल्पनिक प्रतिच्छेद से, परावर्तित किरणों के काल्पनिक प्रतिच्छेद से, परावर्तित किरणों के काल्पनिक प्रतिच्छेद से, मैंने कहा परावर्तित किरणों के काल्पनिक प्रतिच्छेद से निर्मित प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दोबारा बोलूं? मैंने कहा परावर्तित किरणों के काल्पनिक प्रतिच्छेद से निर्मित प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला इसी में तीर मार के लिखे नीचे। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा। चलो आ जाओ, अब लिखो वास्तविक प्रतिबिंब। लिखो वास्तविक प्रतिबिंब। फिर से क्या परिभाषा लिखोगे? खुद से बोलो एक बार तो। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से निर्मित प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा। देखो परावर्तित किरणों के, अरे परिभाषा लिख रहे हैं भैया वास्तविक प्रतिबिंब का। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से निर्मित प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और तीर मार के वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, सीधे अंग्रेजी पढ़ने के बाद बाहर निकलेगा।